वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ग्रीक लिटरेचर के तीनों पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया था। ग्रीक डार्क एजेस के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद क्लासिकल पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हेलेनिस्टिक पीरियड आता है। तो क्लासिकल पीरियड में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें कुछ फेमस राइटर के बारे में हमने बात किया था, जिसमें से पहला जो है वो है एस्किलस, जिनको हम फादर ऑफ ट्रेजेडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्किलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी भी बोलते हैं। ट्रेजेडी के बारे में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि ड्रामा के कई टाइप होते थे। कॉमेडी हो गया, ट्रेजेडी हो गया। उसमें ट्रेजेडी का मीनिंग क्या है, जिसमें लास्ट में एक तरीके की सैड एंडिंग होती है। ठीक है, दुख दर्द पीड़ा वाला जो कहलाता है वो ट्रेजेडी कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम एस्किलस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को आज हम इस क्लास में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस्किलस की, तो एस्किलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि ही इज़ नोन फॉर फादर ऑफ ट्रेजेडी। अब होता क्या था कि जिस टाइम पे एस्किलस के टाइम पे ड्रामा परफॉर्म होते थे, ड्रामा जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया में रामलीला परफॉर्म होती है, वैसे ही उसी टाइम पे ग्रीक में एक फेस्टिवल होता था और उस फेस्टिवल को डायनोशिया के लिए किया जाता था। जैसे श्री राम के वापस आगमन पर हम खुश होकर रामलीला परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही वहाँ पे कंपटीशन होते थे, फेस्टिवल होते थे। फेस्टिवल के अंदर, फेस्टिवल किसके लिए होते थे? डायनोशिया, ये एक भगवान है। ठीक है, इसको हम बैकस भी बोलते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डायनोशिया की खुशी में फेस्टिवल में होते थे ये परफॉर्मेंस। कुछ कंपटीशन होते थे। इन द कंपटीशन हेल्ड एट द फेस्टिवल ऑफ डायनोशिया। तो डायनोशिया के फेस्टिवल में कुछ कंपटीशन होते थे, कुछ ड्रामा परफॉर्म होते थे, और उन ड्रामा में जो एस्किलस था उसको हमेशा फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। ही वॉन फर्स्ट प्राइज़। अब एस्किलस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने तकरीबन 70 से 90 प्ले लिखे, बिलीव टू हैव रिटर्न 70 to 90 प्लेस। लेकिन 70 से 90 प्ले तो लिखे हैं, लेकिन उसके कुछ ही वर्क सरवाइव कर पाए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके प्लेस में सबसे ज़्यादा जो मेन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग मोरल एंड रिलीजियस बेसिस। उसके जितने भी प्ले हैं, जितने भी ड्रामा हैं, उनके अंदर मोरल लेसन बताए गए हैं, भगवान के बारे में बताया गया है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मोरल लेसन्स और रिलीजियस बातें एस्किलस के ड्रामा में होती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है वो इम्पोर्टेंट है कि एस्किलस ने सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस किया था। सो इससे पहले क्या होते थे? कोरस होता था और एक सिंपल एक्टर होता था जो कि कोरस से आपस में बातचीत करते थे। लेकिन एस्किलस ने क्या किया? सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। सेकंड एक्टर मीन्स दो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए। अब वो आपस में बातचीत करने लग जाते थे। अच्छा, इसका सोर्स कहाँ से मिलता है कि एस्किलस ने सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस किया? ये हमें मिलता है, एरिस्टोटल ने एक वर्क लिखा था पोएटिक्स। ठीक है, तो वहाँ से सोर्स लेकर हमें ये पता चलता है कि एस्किलस ने सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड एक्टर को एक नाम से जाना जाता है, एक ये वोकैब है ड्यूट्रियोगोनिस्ट। ठीक है, द पर्सन सेकंड इन इम्पोर्टेंस टू द प्रोटैगनिस्ट इन द ड्रामा। ठीक है, जो सेकंड एक्टर होता था उसको ड्यूट्रोगोनिस्ट कहा जाता था और जो फर्स्ट एक्टर होता था उसको प्रोटैगनिस्ट बोला जाता था। तो जो फर्स्ट एक्टर होगा, जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट एक्टर होगा, जो हीरो होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोटैगनिस्ट, और जो सेकंड एक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूट्रोगनिस्ट। अच्छा, जो विलन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंटोगनिस्ट। इनमें से जो एस्किलस का सबसे फेमस वर्क है वो एक ट्रायलॉजी है। ट्रायलॉजी मीन्स 3 वर्क मिक्स करके जो बनाई गई है, और उस वर्क का नाम है द ओरेस्टिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट वर्क है। एक है एस्किलस ने लिखा है द पर्शियंस, और दूसरा है प्रोमीथियस बाउंड। प्रोमीथियस बाउंड ऐसे बोलते हैं कि उसके बेटे ने लिखा था, लेकिन फिर भी एट्रीब्यूट किया जाता है कि ये एस्किलस की ही रचना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आपको यहाँ तक लाइफ के बारे में, एस्किलस की लाइफ के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी जो इसका ट्रायलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओरेस्टिया, तो ये इसका क्या है? ये एक ट्रायलॉजी है स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रायलॉजी मीन्स जिसमें
3 पार्ट होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट, जैसे मूवीज़ आती हैं, मूवीज़ का क्या होता है, पहले फर्स्ट पार्ट आ गया, जैसे धूम 1 आ गई, उसके बाद धूम 2 आ गई, उसके बाद धूम 3 आ गई। तो इस प्रकार से ही ट्रायलॉजी थी। ट्रायलॉजी मीन्स ट्राई मीन्स क्या होता है, 3। अब इसके अंदर जो 3 वर्क हैं वो कौन कौन से हैं, एगमेम्नन, द लेबेशियन बियरर, इसका जो स्टार प्ले है वो ये है, कोई फोरियो, और थर्ड है द इल्यूमेंडीज, ठीक है। ये आप ध्यान से इनके वर्ड्स लिख लेना, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है मेरी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ओरेस्टिया के 3 पार्ट हैं, पहला है एगमेम्नन, दूसरा है लिबेशियन बियरर और थर्ड है इल्यूमेंडीज। अब जो स्टार्टिंग होती है स्टोरी की, वो स्टार्टिंग होती है ओरेस्टिया में, स्टोरी ऑफ ए ग्रीक हीरो एगमेम्नन। जो फर्स्ट पार्ट है एगमेम्नन, इसमें इस ग्रीक हीरो की बात होती है, कौन, एगमेम्नन की, ठीक है। हु इज किल्ड बाय हिज वाइफ क्लाइमेस्ट्रिया। अब होता क्या है, स्टोरी की जब स्टार्टिंग होती है तो एगमेम्नन की जो वाइफ होती है वो क्या करती है, वो क्या नाम होता है उसका, उसका नाम होता है क्लाइमेस्ट्रिया, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, CLYTEMNSTRA, ठीक है। ये क्या करती है, अपने लवर, ये है इसका लवर AEGISTHUS, इसके साथ मिलकर एगमेम्नन को मार देती है जान से, ठीक है। एगमेम्नन कौन होता है, एगमेम्नन ग्रीक हीरो होता है जो कि अभी अभी वापिस आ रहा होता है ट्रोजन वॉर से, ठीक है। ट्रोजन वॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर है। आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट तो आपने इसको पढ़ा होगा, किसके लिए लड़ी गई थी, हेलन के लिए लड़ी गई थी, ठीक है। हेलन का हमेशा ध्यान रखना, हेलन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन इंग्लिश लिटरेचर अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी। अब होता क्या है, देखो समझना 2-3 चीज़ें एगमेम्नन को क्यों मार देती है क्लाइमेस्ट्रिया, उसका जो लवर होता है। सबसे पहले तो ये आपस में प्रेम करते थे इसलिए एगमेम्नन को मार देते हैं। दूसरा क्या होता है, जब ट्रोजन वार स्टार्ट हो रही थी तो उस दौरान जो एगमेम्नन होता है वो अपनी बेटी को ही क्या करता है, बलि दे देता है ताकि भगवान खुश हो सके, ठीक है। इसके बारे में जब हम समरी डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम बताएंगे। तो ओरेस्टिया की स्टोरी स्टार्ट होती है एगमेम्नन से, जिसको उसकी वाइफ ये क्लाइमेस्ट्रिया मार देती है अपने लवर के साथ मिलकर, ठीक है। अब जो क्लाइमेस्ट्रिया है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी। ये ट्विन सिस्टर है, यानी ट्विन सिस्टर कौन कौन है, एक तो हेलन है, हेलन के बारे में आपको पता ही होगा, हेलन जिसके लिए ट्रोय तबाह हो गया था, ट्रोय एक जगह है, ठीक है। क्लाइमेस्ट्रिया और हेलन दोनों ट्विन सिस्टर हैं और क्लाइमेस्ट्रिया की शादी एगमेम्नन से हो गई थी। हेलन एंड क्लाइमेस्ट्रिया वाज बोर्न ऑफ डबल एग लेड बाय लेडा, ठीक है, द स्वैन हु वाज रेप्ड बाय ज्यूस। तो हुआ क्या था, ज्यूस का रिलेशन था एक स्वान, एक मतलब बत्तख बोल सकते हो आप, जो उसमें तैरती है, ठीक है, नदी में, उसके साथ ज्यूस का, भगवान का रिलेशन था और उससे डबल एग पैदा हुई थी ये 2 बच्चे, हेलन और क्लाइमेस्ट्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 एगमेम्नन चिल्ड्रन, जैसे फर्स्ट पार्ट में तो क्या होता है, क्लाइमेस्ट्रिया मार देती है एगमेम्नन को अपने लवर के साथ मिलकर। एगमेम्नन के चिल्ड्रन होते हैं 2, एक का नाम होता है ओरेस्टिस और दूसरे का नाम होता है इलेक्ट्रा। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं कि इनके पिताजी को क्लाइमेस्ट्रिया और उसके लवर ने मार दिया है। अब होता क्या है, जो ओरेस्टीज होता है, जो ये लड़का होता है, ये अपनी मदर क्लाइटेमेस्ट्रा को मार देता है, जो इसकी माँ होती है, ठीक है। अब ऐसे मारने के बाद क्या होता है, जो रिवेंज के देवता होते हैं, जो रिवेंज गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं, ये फ्यूरीज की सेंस में होती हैं, ये होती हैं, इनको हम बोलते हैं इज़ुमेनिडीज, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। तो पहले पार्ट में तो एगमेम्नन क्या करता है, एगमेम्नन को मृत्यु हो जाती है। सेकंड पार्ट में ओरेस्टियस रिवेंज लेता है। और थर्ड पार्ट में क्या होता है, थर्ड पार्ट में क्योंकि उसने अपनी माता की मतलब मार दिया था, इस वजह से ओरेस्टियस को हॉन्ट करती हैं यूमेंडियस। यूमेंडीज कौन होती हैं, जो कोई अपने परिवार के सदस्य को मार देता है तो उसे यूमेंडीज तंग करती हैं,
ठीक है, सपने में आकर के, ठीक है, सपने में ये डराती हैं ओरेस्टियस को। और ये कौन सी हैं? ये रिवेंज की गॉडेस हैं, ठीक है, एज ए पुनिशमेंट फॉर कमिटिंग मैट्रिसाइड, ठीक है। ओरेस्टिस ने मैट्रिसाइड कमिट किया था, इसकी वजह से ये उसको तंग करती हैं, ठीक है। इन द फैमिली रीयूनियन, ये एक प्ले है जो कि टी.एस. इलियट ने लिखा था, उसके अंदर इनका जिक्र आता है। किनका? यूमेंडीज का, जिनको हम फ्यूरीज भी बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं यूजीसी नेट के लिए आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक मिनट, देखो, ओरेस्टियस परस्यूड बाय फ्यूरीज, इस तरीके से, जैसे ये जो है, ये कौन है? ये ओरेस्टियस है, और इसको सपने में ये सभी डराने के लिए आती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से डिपिक्ट कर रखी है पिक्चर, ओरेस्टिस परस्यूड बाय द फ्यूरीज। ये फ्यूरीज कौन है? ये यूमेंडीज हैं, ठीक है। बाद में इनसे छुटकारा मिल जाता है इसको। देखो अब होता क्या है, इसी में जैसे मैंने आपको बताया था, एगमेम्बन क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है भगवान को खुश करने के लिए। जब आप ट्रोजन वॉर पढ़ोगे, ट्रोजन वॉर ऑलरेडी आपने पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रोजन वॉर में आपको ऑलरेडी पता है हेलन को लेके चले जाते हैं, ठीक है, ट्रोय का प्रिंस, ट्रोय के जो भावी राजा है, हेक्टर है, इन सभी का, एक्लिस है, सभी का जिक्र आपने ट्रोजन वॉर में समझा भी होगा और आपने पढ़ी भी होगी ट्रोजन वॉर को। इसके ऊपर तो बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, अगर नहीं है तो इसकी थोड़ी समरी हम डिस्कस भी कर लेंगे बाद में। आपने नॉर्मली पढ़ी भी होगी तो अच्छी बात है। अब होता क्या है, जो ग्रीक वॉरियर हैं, अब वो लड़ने के लिए ट्रोय जाते हैं क्योंकि हेलन को बचाना उन्हें। लेकिन ट्रोय और जहाँ पे ये ग्रीक एगमेम्बन रहता है, इसके बीच में एक समुद्र पड़ता है। अब समुद्र का जो रास्ता है उसको पार करने के लिए शिप्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो शिप्स के साथ साथ हवा के देवता की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हवा के देवता की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो वही तो शिप्स को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो इसलिए हवा के देवता को और तूफान के देवता को, एथेना को खुश करने के लिए, ताकि इनकी जो ये यात्रा है ट्रोय तक वो अच्छे से पूरी हो सके, वो क्या करते हैं? वो बलि दे देते हैं, जो कि जैसे आपने इंडियन मूवीज़ में भी देखा होगा, बाहुबली में भी देखा होगा कि कोई भी अच्छे काम करने से पहले वो एक बलि देते हैं। तो इसी में एगमेम्बन क्या करता है? अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर देता है। ये वो पिक्चर डिपिक्ट कर रखी है, ठीक है। फ्रेसो डिपिक्टिंग द सेक्रीफाइस ऑफ एफिनिया, ये उसकी बेटी है एगमेम्बन की, IPHIGENIA, इंक्लूडिंग ए डिपिक्शन ऑफ एगमेम्बन एंड अरिथमिस, ठीक है। तो ये नाम है एगमेम्बन की बेटी का, और इसको सेक्रीफाइस करने के कारण ऐसे बताते हैं कि एगमेम्बन की जो वाइफ थी और जो उसका लवर था, उन्होंने एगमेम्बन को मार दिया था। इसके अलावा एगमेम्बन अपने साथ एक वहाँ से ट्रोय से जीती हुई एक महिला को भी साथ में लेके आया था, जिस वजह से एगमेम्बन की वाइफ ने इसको मार दिया था। ये सभी किस में मिलता है? ये हमें ओरेस्टिया में मिलता है, जो किसने लिखा है? एस्किलस ने लिखा है। एस्किलस कौन है? जो फादर ऑफ ट्रेजेडी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो ओरेस्टिया की हम थोड़ी सी समरी को डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर रखी हैं इस वीडियो के अंदर। एस्किलस से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना सारी चीज़ें इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो समरी क्या है? सबसे पहले तो ऑथर कौन है? ऑथर है एस्किलस, जिनका जन्म 525 BCE से लेकर 456 BCE में हुआ था, ग्रीक है। और जोनरा कौन सा है? ये एक ट्रेजेडी है, लैंग्वेज ग्रीक भाषा में लिखा गया है, और इसके अंदर ये एक ट्रायलॉजी है जिसके 3 भाग हैं। पहला पार्ट है एगमेम्बन, दूसरा है लेबेशियन पीरियड, थर्ड है यूमेंडीज, ठीक है। यूमेंडीज में क्या होता है? ओरेस्टिस को तंग करती हैं वो रिवेंज की देवियाँ, ठीक है। एगमेम्बन स्टोरी, अब समरी यहाँ से स्टार्ट होता है। एगमेम्बन बिगेन विद द रिटर्न ऑफ किंग एगमेम्बन फ्रॉम द ट्रोजन वॉर। अब देखो मैंने आपको बताया था, ट्रोजन वॉर से लड़ने के बाद एगमेम्बन अपने घर अर्गोस वापिस आता है, ठीक है। ही ब्रिंग विद हिम
कैसेंड्रा डॉटर ऑफ द ट्रोजन किंग। ट्रोजन किंग की बेटी को वो अपने साथ लाता है और उसका नाम क्या है, कैसेंड्रा है। हिज वाइफ क्लाइटेमेस्ट्रा। अब होता क्या है, एगमेम्नन की जो वाइफ होती है वो एक षड्यंत्र रचती है, प्लॉट अगेंस्ट हिम विद द हेल्प ऑफ हर लवर एगिस्थियस। अब वो अपने लवर के साथ क्या करती है, एगमेम्नन के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती है और उसको मार देती है, पार्टली एज ए रिवेंज टू द सेक्रीफाइस ऑफ देयर एफिगेनिया। अब होता क्या है, जो उसकी बेटी का सेक्रीफाइस कर देता है एगमेम्नन, ठीक है, वॉर को जीतने के लिए, वहाँ पर समुद्र मार्ग को पार करने के लिए, तो इसके रिवेंज में भी वो जो इसकी वाइफ है एगमेम्नन की, ये नाम उसका, ये अपने हस्बैंड की मृत्यु मतलब उसको मार देती है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, ये तो क्या पहला पार्ट एगमेम्नन का, ठीक है। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं द लेबेशियन बियरर। द लेबेशियन बियरर, इसमें क्या होता है, जो ओरेस्टियस होता है, जो बेटा होता है एगमेम्नन का, सन ऑफ एगमेम्नन, डिसाइडेड टू अवेंज हिज फादर डेथ। इसमें क्या करता है, अपने फादर की मृत्यु का बदला लेने के लिए डिसाइड करता है, लेकिन इससे पहले क्या होता है, उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है कंट्री से अपनी माता के द्वारा, बाय हिज ओन मदर। लेकिन वो वापिस आता है डिस्गाइज होके, डिस्गाइज मीन्स रूप बदलकर, एज ए ट्रैवलर के रूप में आता है और अपनी सिस्टर से कांटेक्ट करता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रा, ठीक है, और वहाँ पे फिर अपनी मदर क्लाइमेस्ट्रिया को वो मार देता है। इसके बाद होता क्या है, जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है फ्यूरीज का, यूमेंडीज का। वो क्या करती हैं, इसको ओरेस्टीज को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और इसको अर्गोस से बाहर निकाल देती हैं। अर्गोस वो क्षेत्र है जहाँ पे एगमेम्नन का शासन चलता था, वहाँ का राजा था। अब होता क्या है, जो ओरेस्टीज है वो अपोलो की शरण में जाता है। अपोलो कौन है, जैसे इंडिया का सूर्य देवता है वैसे ही अपोलो है, ठीक है, हीलिंग गॉड, इसको हम बोल सकते हैं हीलिंग गॉड। जो अपोलो है वो कौन है, वो एक हीलिंग गॉड है, ठीक है, ये वाला अपोलो। अपोलो के नाम से जैसे दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी है, आपने सुना होगा, वो क्या है, अपोलो इज ए इंडियन सूर्य देवता। और आपको पता ही होगा सूर्य देवता की जो स्टार्टिंग की जो किरणें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनके अंदर होती है हीलिंग पावर, ठीक है, हीलिंग पावर, और ये अपोलो उसी के नाम से बना हुआ है, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल। तो ये अपोलो क्या है, ये हीलिंग पावर का देवता है, ये यहाँ पे रिफ्यूजी लेता है। और इसके बाद द यूमेंडीज, इस पार्ट में ओरेस्टियस इज स्टिल परस्यूड बाय द फ्यूरीज, इसको ये तंग करती हैं सपने में आकर के, लेकिन बाद में गॉडेस एथेना वो हेल्प करती है ओरेस्टीज की। शी टर्न द फ्यूरीज इनटू माइनर गॉड ऑफ एथेंस। और वो क्या करती है, जो एथेना गॉडेस है वो इन फ्यूरीज को, यानी इन यूमेंडीज को, इन गॉडेस को वहाँ के लोकल भगवान के रूप में कन्वर्ट कर देती है। कहाँ पे, एथेंस में। तो ये समरी है ओरेस्टिया की, ठीक है। इसमें क्या होता है, एस्किलस ने लिखी है, ट्रेजेडी है, ग्रीक भाषा में लिखी है, 3 पार्ट हैं इसके, जिसमें पहले पार्ट में एगमेम्नन को मार देती है उसकी वाइफ। क्यों मार देती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया था। दूसरे पार्ट में उसका बेटा ओरेस्टियस रिवेंज लेता है। थर्ड पार्ट में जो रिवेंज की देवियां हैं वो इसको तंग करती हैं क्योंकि इसने मैट्रिसाइड किया होता है। बाद में एथेना इसकी हेल्प करती है और गॉड अपोलो इसको अपने रिफ्यूजी में शरण देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी समरी ओरेस्टिया की। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आपको याद होने चाहिए। एगमेम्नन जो कि ट्रायोलॉजी का फर्स्ट प्ले है, ट्रांसलेट किया था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो फर्स्ट पार्ट है ओरेस्टीज का, इसका फर्स्ट ट्रायोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है, इसको ट्रांसलेट किया था। और रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन है, हस्बैंड ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के, ठीक है। वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में ऑलरेडी आपने लिटरेचर में नाम सुना ही होगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर एक मिथ आता है, किसका, ज्यूइस एंड लीडा का, जो कि क्या है, एक स्वैन है, ठीक है। इसका जिक्र आते एक मिथ है कि ज्यूस ने लीडा जो कि स्वैन है उसके साथ रिलेशन बनाया था, जिसके बाद हेलन
और जो दूसरी थी एगमेम्नन की वाइफ, उसका जन्म हुआ था। लीडा एंड स्वैन के बारे में इस मिथ के ऊपर विलियम बटलर यीट्स ने भी लिखा है, ठीक है, और उन्होंने ये एक पोयम लिखी है लीडा एंड द स्वैन 1923 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम है, थोड़ा सा जिक्र करते हैं इसके बारे में। गॉड ज्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्वैन सेड्यूस एंड रेप लीडा। गॉड ज्यूस आते हैं स्वैन की फॉर्म में और लीडा से संबंध बनाते हैं, ठीक है। इस पोयम को सबसे पहले क्या कहा जाता है, इस पोयम को बोलते हैं एनुशिएशन पोयम, मतलब घोषणा वाली पोयम। और ये घोषणा कौन सी, गुड न्यूज़ वाली, गुड न्यूज़ और अनाउंसमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, गुड न्यूज़ और अनाउंसमेंट। लीडा एंड स्वैन जो कि लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने 1923 में, ये एक गुड न्यूज़ बताने के लिए, अनाउंसमेंट बताने वाली पोयम है, इसलिए इसको एनुशिएशन पोयम भी बोलते हैं। अब ये क्या अनाउंसमेंट करता है, ये एक्चुअल में अनाउंसमेंट करता है और कंपेयर करता है W.B. Yeats कनेक्टिंग हिज मॉडर्न एज विद द एज ऑफ वर्जन मैरी। ये क्या करता है W.B. Yeats, ये मॉडर्न एज यानी आज की एज को कंपेयर करता है उस एज से जिस एज में वर्जन मैरी ने जीसस क्रिस्ट को जन्म दिया था, ठीक है, वर्जन मैरी वाली एज को, दोनों को कंपेयर करता है जब वर्जन मैरी ने जीसस क्रिस्ट को जन्म दिया था, और दोनों का कंपेयर इस पोयम में बखूबी किया है W.B. Yeats ने। हर हेयर अनाउंसमेंट मीन्स, यहाँ पे अनाउंसमेंट कौन सी है, जैसे गैब्रियल ने वर्जन मैरी को अनाउंस किया था, कहा था कि जीसस आपके वॉम्ब से पैदा होगा, ये अनाउंसमेंट किया था, वैसे ही W.B. Yeats इस एज को जीसस क्रिस्ट के जन्म से कंपेयर कर रहा है व्हेन लेडास डॉटर हेलन एंड क्लेमेस्ट्रिया वर बोर्न, ठीक है। अब देखो ये तो गुड न्यूज़ है, जब वर्जन मैरी को न्यूज़ मिलती है कि जीसस क्रिस्ट का जन्म होने वाला है, लेकिन अब की एज में और उस एज में क्या फ़र्क है, अब की एज को वो लेडा और स्वैन से कंपेयर करता है। जब हेलन और क्लेमेस्ट्री इनका दोनों का जन्म हुआ तो क्या हो गया, धरती पर डिजास्टर आ गया था, ठीक है। लेकिन जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ तो धरती क्या हो गई थी, स्वर्ग टाइप से बन गई थी, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है, लेकिन हेलन और क्लाइटेमेस्ट्रिया का जन्म एक क्या है, बैड न्यूज़ है। तो दोनों न्यूज़ का कंपेयर किया गया है कि जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें हेलन एंड क्लेमेस्ट्रिया है और उस टाइम पे वर्जन मैरी के टाइम पे जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, दोनों का आपस में कंपेयर कर रखा है। हेलन एंड क्लेमेस्ट्रिया बर्थ इज बैड न्यूज़, ये एक बैड न्यूज़ है क्योंकि हेलन और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, ट्रोय ख़त्म हो गया था पूरा का पूरा, ठीक है, हेलन की वजह से। जीसस ब्रॉन इज़ गुड न्यूज़, यहाँ से क्या कंपेयर किया है, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ को कंपेयर किया गया है। जब जीसस का जन्म हुआ तो गुड न्यूज़ थी, लेकिन जब हेलन और क्लेमेस्ट्रिया का जन्म हुआ तो बैड न्यूज़ थी। जीसस से सब चीज़ें अच्छी हो गई, लेकिन हेलन और इनका जन्म होने के बाद क्या हुई, सारी चीज़ें खराब हो गई थी। बिकॉज व्हेन जीसस कम गुड वर्ल्ड स्टार्ट, व्हेन हेलन एंड क्लेमेस्ट्रिया कम ट्रोय डिस्ट्रॉय बट वर्ल्ड स्टार्ट। ट्रोय डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी हेलन की वजह से। तो इन दोनों का कंपेयर कर रखा है लीडा एंड स्वैन पोयम में विलियम बटलर यीट्स ने, यानी लीडा एंड स्वैन मिथ के बारे में जिक्र है, ये सोर्स को लेकर के विलियम बटलर यीट्स ने पोयम लिखी है 1923 में। अब देखो जो नेक्स्ट है पॉइंट, द बर्थ और एज ऑफ हेलन वर कंपेयर टू मॉडर्न एज ऑफ वार। अब अभी का जो मॉडर्न एज है वो एकदम खराब हो चुका है, इस वक्त वार चली हुई है, ठीक है। तो वो वॉर का कंपेयर करता है कि अभी का जो टाइम है वो तो हेलन और क्लेमेस्ट्रिया का टाइम है, ठीक है, और जो पहले का टाइम था वो वर्जन मैरी का टाइम था। यीट्स कंपेयर द बेबीज ऑफ वर्जन मैरी एंड लेडा, ठीक है। वर्जन मैरी का जो बेबी था वो कौन था, जीसस क्रिस्ट था, और लेडा का बेबी कौन था, इसके दो बेबी थे, हेलन और क्लेमेस्ट्रा। इन दोनों के बच्चों का आपस में कंपेयर कर रखा है W.B. यीट्स ने। यीट्स शोइंग ट्रॉमा ऑफ लेट 19th सेंचुरी मॉडर्निज्म लैक ऑफ होप वेस्टलैंड। तो इस पोयम के थ्रू, लीडा एंड स्वैन के थ्रू W.B. यीट्स ये कहना चाहता है कि जो अभी की जो 19th सेंचुरी की जो मॉडर्न टाइम है इसमें बहुत ज़्यादा कम होप है, सब कुछ तबाह हो चुका है। जिस प्रकार से हेलन के टाइम पे, जब हेलन और क्लाइटेमेस्ट्रा का जन्म हुआ था उस टाइम पे सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ऐसे ही 19th सेंचुरी में भी सब चीज़ें मॉडर्न एज में सब कुछ ख़त्म हो चुकी हैं।
तो दोनों चीज़ों का कंपेयर किया गया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो है प्रोमीथियस बाउंड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। इसको भी ऐसे बोलते हैं कि एस्किलस ने लिखा था, एट्रीब्यूट करते हैं। कुछ किताबों में ये भी कहा गया कि एस्किलस के बेटे ने ये वर्क लिखा था। अब देखो ये भी मिथ आपको जब हम आगे लिटरेचर को पढ़ेंगे तो उसमें कई बार इसका जिक्र आएगा प्रोमीथियस का। तो एक बार हम इसकी भी समरी को समझ लेते हैं, प्रोमीथियस की क्या समरी है। प्रोमीथियस बाउंड समरी। प्रोमीथियस इज ऑफ्टन पिक्चर ऑफ गॉड ऑफ साइंस एंड फायर। देखो हुआ क्या था कि प्रोमीथियस ने ना इंसानों को आग प्रदान करती थी, आग मीन्स फायर, और इसने ही क्या किया था, मिट्टी से इंसानों का निर्माण किया था। किसने निर्माण किया था? प्रोमीथियस ने। किसने ऑर्डर दिया था? ज्यूस ने ऑर्डर दिया था कि इंसानों का निर्माण करो, और प्रोमीथियस ने इंसानों का निर्माण किया था। और इन्होंने, प्रोमीथियस ने भगवान से आग को चोरी करके इंसानों को दे दिया था। इसकी सज़ा प्रोमीथियस को मिली थी। ये एक तरीके से हिंदी में शॉर्ट समरी में बता रहा हूँ। अब देखो समझते हैं इसको। प्रोमीथियस को इसी वजह से गॉड ऑफ साइंस एंड फायर का नाम दिया गया है। ये भगवान साइंस और आग के देवता माने जाते हैं। प्रोमीथियस नोन फॉर स्टीलिंग फायर, इन्होंने आग चोरी की थी भगवान से और मानवता को दे दी थी। ठीक है। ही ऑल्सो क्रिएटेड ह्यूमन फ्रॉम क्ले एंड वाटर टू मिमिक द गॉड्स। इन्होंने ही क्या किया था? प्रोमीथियस ने इंसानों का मिट्टी से निर्माण किया था, भगवानों की कॉपी करके इंसानों का निर्माण किया था। ठीक है। अब स्टोरी की बात करते हैं। तो गॉड प्रोमीथियस हु रिफ्यूज टू ओबे द किंग ऑफ गॉड ज्यूस। ज्यूस ने कहा था कि इंसानों को आग प्रदान नहीं करनी है, आग एक पावरफुल वेपन है, लेकिन गॉड प्रोमीथियस ने उनकी बात नहीं मानी बाय ब्रिंगिंग फायर टू द मॉर्टल्स। मॉर्टल्स मीन्स कि कौन हो गए? हम इंसान। इन्होंने जीसस की बात नहीं मानी और इंसानों को आग प्रदान कर दी। इसके बारे में जिक्र है, द स्टोरी फॉलोज द पुनिशमेंट दैट प्रोमीथियस गॉट फॉर दिस एक्ट ऑफ डेफियंस। तो इसके कारण, क्योंकि गॉड की बात नहीं मानी है, ज्यूस की बात नहीं मानी, इसकी वजह से जो पुनिशमेंट प्रोमीथियस को मिली उसके बारे में प्रोमीथियस बाउंड में बताया गया है। अब पुनिशमेंट क्या क्या मिली थी? क्योंकि इसने इंसानों को आग प्रदान कर दी, एक हथियार प्रदान कर दिया था। प्रोमीथियस को चेन से बांध दिया गया था एक पिलर के ऊपर, माउंट कैसियस यहाँ पर। ठीक है, आपको जैसे पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये रहा। ठीक है, इसको जकड़ दिया था, बांध दिया था। अब वापिस चलते हैं। वेयर एन ईगल पैक्ट एट हिज लीवर एवरी डे। और क्या होता था कि एक ईगल आता था वहाँ पर जो कि हर रोज उसके लीवर को खा जाता था आकर के। ठीक है, और वो जो लीवर था अगले दिन फिर से मतलब उत्पन्न हो जाता था। अगले दिन फिर से ईगल आता, अगले दिन फिर से उसके लीवर को खा जाता। तो इस प्रकार वो हर रोज पीड़ा सहन करता था। कौन? प्रोमीथियस। ये उसको सजा मिली थी। क्यों? और वैसे भी प्रोमीथियस गॉड था तो वो इमोर्टल था। ही वॉज इमोर्टल, सो हिज लीवर रीजनरेट ईच नाइट लीडिंग टू इटर्नल एगोनी। ठीक है, ईगल आता, पहली पुनिशमेंट क्या थी? उसको माउंट कैसियस के ऊपर उसको बांध दिया था। ठीक है, दूसरी पुनिशमेंट क्या थी? एक ईगल आता था, उसके लीवर को डेली खा जाता था। ईगल हर रोज आता था, हर रोज लीवर को खाता था, लीवर हर रोज रीजनरेट हो जाता था, दोबारा वापस आ जाता था और हर रोज वो उस पीड़ा को सहन करता था। कौन? प्रोमीथियस। ये पुनिशमेंट थी। द चेनिंग टू ए रॉक एंड द ईगल डेली स्टीयरिंग ऑफ हिज लीवर। अब इसके बारे में कहाँ से हमें सोर्स मिलता है? ये मिलता है हेसियोड्स की एक वर्क लिखा था थियोगोनी। ठीक है, वहाँ से हमें ये सोर्स मिलता है कि इसको दो कौन कौन सी पुनिशमेंट मिली थी। बाद में क्या हुआ? ग्रीक हीरो हरक्यूलिस आया था। हरक्यूलिस तो आपने पढ़ाई होगा जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हरक्यूलियन टास्क एक ईडियम भी बनता है। हरक्यूलियन टास्क मीन्स होता है सबसे मुश्किल कार्य। हरक्यूलिस को सबसे 12 मुश्किल कार्य दिए गए थे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो सबसे मुश्किल कार्य हैं। तो उनके कामों को क्या बोला जाता है? हरक्यूलियन टास्क। तो उसी हरक्यूलिस ने क्या किया था? इस ईगल को मार दिया था। ज्यूस से परमिशन मिली थी और इस ईगल को मारने के बाद प्रोमीथियस को इस टॉर्चर से फ्रीडम मिली थी। तो ये है प्रोमीथियस के बारे में स्टोरी। इन्होंने क्या किया था? प्रोमीथियस ने इंसानों को आग प्रदान करती थी।
ठीक है, और इसकी सजा उसे मिली थी। नाउ स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोमेथियस से रिलेटेड। ज्यूइस, अब देखो क्या हुआ था, बैकग्राउंड को समझना। ज्यूइस ने क्या कहा था, ज्यूइस पुट प्रोमेथियस एंड एपिमेथियस, ये दो पर्सन हैं, ठीक है, प्रोमेथियस एंड एपिमेथियस, इन दोनों को भगवान ने चार्ज दिया कि तुम अर्थ पर इंसानों का और जानवरों का निर्माण करो, लिविंग क्रिएशन करो, ठीक है। अब Jews wanted them to endow their creation with talent to ensure survival in the new habitat। अब उन्होंने ज्यूस ने कहा था कि तुम इंसानों और जानवरों का निर्माण तो करो और साथ के साथ उनको कुछ पावर भी दो जिससे कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें। अब स्टार्टिंग होती है इससे। एपिमेथियस क्या करता है, मेड ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों को बना देता है प्लेनेट पर, अर्थ पर, और उनको कुछ टैलेंट दे देता है। कौन कौन सा टैलेंट, प्रीडेटरी इंस्टिंक्ट, शिकार करने का, उड़ने का टैलेंट दे देता है, ठीक है, सारे टैलेंट दे दिए इसने। किसको, जानवरों को, जानवरों का निर्माण किया और जानवरों को टैलेंट भी दे दिया। अब प्रोमेथियस थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। अब प्रोमेथियस को इंसानों का निर्माण करना था। प्रोमेथियस ने इंसान बनाए, मिट्टी से बनाए, पानी से बनाए, एंड मेकिंग देम इन द इमेज ऑफ गॉड, और किस जैसे बनाए, भगवान के जैसे बनाए। ही स्पेंड सो मच टाइम क्राफ्टिंग द ह्यूमंस दैट बाय द टाइम ही फिनिश्ड ऑल द टैलेंट्स हैड बीन टेकन बाय द एनिमल्स। उसने बहुत ही, प्रोमेथियस ने बहुत ही सोच समझ के आराम आराम से मिट्टी से इंसानों का निर्माण किया, और उसको कॉपी कहाँ से किया, भगवान के शरीर से, यानी भगवान के जैसा ही उसने निर्माण कर दिया इंसानों का, यानी कॉपी कैट कर दिया। लेकिन जब तक प्रोमेथियस ने उनको कॉपी किया, इंसानों को बनाया, तब तक जितने भी टैलेंट थे सभी जानवरों को दे दिए। अब प्रोमेथियस हो गया सैड, उसने सोचा सारा टैलेंट तो जानवरों को मिल गया, अब इंसानों के पास क्या रहेगा, इंसानों को भी तो सरवाइव करना है। तो इस वजह से उसने क्या किया, प्रोमेथियस ने डिसाइड किया कि ह्यूमन भी सर्वाइव कर सके, ह्यूमन वुड सर्वाइव इन देयर न्यू हैबिटेट। तो उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू स्टील द टैलेंट फॉर देम। तो उसने क्या किया कि अलग से इसको टैलेंट देना पड़ेगा इंसान को, जिससे कि ये यहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो उसने आग को, ठीक है, एज ए गिफ्ट के रूप में इंसानों को दे दिया, लेकिन ये ओलंपिक गॉड्स के लिए रिजर्व थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ प्रोमेथियस उनको ये भी बता देते हैं ह्यूमंस को कि किस तरीके से तुम्हें आग का इस्तेमाल करना है, कैसे कुकिंग करनी है, कैसे तुम्हें मेटल वर्किंग में ये काम आएगा। तो सारी चीज़ों का प्रोमेथियस ने उनको समझा दिया कि ये तुम्हारे बचाव में भी काम आएगी आग। तो एक बहुत बड़ा टैलेंट दे दिया। इस वजह से जो ज्यूस थे वो इनसे नाराज़ हो गए थे, किससे, प्रोमेथियस से। इसी वजह से वो सभी स्टोरी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने हैं। प्रोमेथियस एक पोयम भी लिखी है। अब प्रोमेथियस की जो मिथ है इसको कॉपी करके, इसको सोर्स मान करके जॉन वुल्फगैंग गोथ, ठीक है, गोथ से हम इसको जानते ही हैं, प्रोमेथियस नाम की एक पोयम लिखी, किसने, गोथ ने लिखी, जॉन वुल्फगैंग वॉन गोथ। Prometheus addresses God as Zeus is Misotheist, hater of God, accusation and defiance, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस पोयम के अंदर एज ए प्रोमेथियस को क्या बताया गया है, भगवान से नफरत करने वाला बताया गया है। और ये लिखी गई थी 1772 से 74 के बीच, लेकिन पब्लिश की गई 1789 में, ठीक है। आपने रोमांटिक पोइट लॉर्ड बायरन के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने भी एक पोयम लिखी थी 1816 में प्रोमेथियस नाम से, ठीक है। और उसमें प्रोमेथियस इस पोयम में सेलिब्रेशन करता है, सेलिब्रेशन पोयम है ये, लॉर्ड बायरन ने जो लिखी है ग्रीक माइथोलॉजी के फिगर प्रोमेथियस के बारे में, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, प्रोमेथियस ने नोन फॉर स्टीलिंग फायर फ्रॉम द गॉड्स टू हेल्प ह्यूमैनिटी, ठीक है। और ये क्या बताता है, कंपेयर करता है टायरनी को, भगवान को यानी ज्यूस को एज ए कंपेयर करता है उस समय के शासनकाल से, कि ज्यूस का जो शासनकाल था वो एक तरीके का टायरनी था, यानी निरंकुश था, ठीक है। और जो प्रोमेथियस है वो एकदम सही इंसान है, वो इसको सेलिब्रेट करता है। इसके अलावा आपने पीबी शैली का भी नाम सुना होगा। उन्होंने भी एक यहीं से सोर्स लेकर, इस मिथ का सोर्स लेकर एक वर्क लिखा, प्रोमेथियस अनबाउंड। ये एक 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है जिसको 1820 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। एक चीज़ और समझना, शैली का जो प्ले है वो एक क्लोजेड ड्रामा है।
क्लोजेट ड्रामा का मीनिंग क्या होता है? जिसको पढ़ा जाता है, इसे परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसे पढ़ा जा सकता है, इसे परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता, उसको हम बोलते हैं क्लोजेट ड्रामा। इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस ऑन द स्टेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने एस्किलस जो फादर ऑफ ट्रेजेडी है उसके बारे में उनके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स, ये आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट राइटर सोफोक्लिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो स्टूडेंट्स अपने दोस्तों में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।